गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी और यूकेपीएससी एई के जो एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए सॉइल मैकेनिक्स हम आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको अंत तक ज़रूर देखें ताकि जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो मिले। सॉइल मैकेनिक्स की पहले हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उनके बेस पे वो बेहतरीन क्वेश्चन जिनमें इन कॉन्सेप्ट्स का यूटिलाइजेशन होता है। अगर आपने गुप्ता एंड गुप्ता, गेट, ईएस के भी क्वेश्चन लगा रखे हैं और आप वहाँ एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो आपके साथ जो सबसे ख़राब चीज़ होती है वो ये होती है कि आप क्वेश्चन को पढ़ने की बजाय क्वेश्चन के आंसर में आप घूमते हैं कि हमने ये क्वेश्चन कब कौन सी बुक में पढ़ा था, इसका आंसर सी होगा या बी होगा। इस अप्रोच से 100 में 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाते हैं। 80 सही और 20 गलत वाला कंपटीशन में तो रहता है, लेकिन सिलेक्ट होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके बजाय जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हैं और क्वेश्चन भी लगाते हैं तो उनके 100 में हो सकता है 80 सही हो, लेकिन उनके अटेम्प्ट मैक्सिमम 90 होते हैं, गलत 10 होते हैं, तो कंपटीशन में लीड कर जाते हैं। इस चीज़ को समझिए। आपको अगर सीटें 200 हैं या 100 हैं, उनमें स्थान पाना है तो कॉन्सेप्ट भी आपके स्ट्रांग होने चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि क्वेश्चन मत लगाइए, क्वेश्चन लगाने का फ़ायदा है ही, क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं, बट वहाँ ऑप्शन रट कर तुक्का लगाना पड़े, ऑप्शन रट कर ऑप्शन लगाना पड़े, ऐसी कंडीशन न रहे। कुछ कॉन्सेप्ट भी लगा कर देखें, ऑप्शन रीसफल कर दिए जाते हैं, क्वेश्चन के डाटा बदल दिए जाते हैं, ऐसा भी होता रहा है। तो आइए सॉइल मैकेनिक्स को देखते हैं। हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके बाद लास्ट में 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर आईसी यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम है, आईसी अगर 0 से कम है तो ऐसी कंडीशन में सॉइल मास लिक्विड की तरह बिहेव करती है, सॉइल मास लिक्विड की तरह बिहेव करती है। वहीं अगर आईसी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो ये वेरी हार्ड स्टिफ कैटेगरी में सेमी सॉलिड स्टेट में बिहेव करती है। इसी तरीके से लिक्विडिटी इंडेक्स की अगर बात करें, इसकी फार्मूला होता है वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको पता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको पता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। टफनेस इंडेक्स की बात करें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स में फ्लो इंडेक्स का डिवीजन करने पर टफनेस इंडेक्स आता है। अब आते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल की अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ Q अनडिस्टर्ब्ड अपॉन Q रिमोल्डेड, जबकि रिमोल्डेड स्टेट से डिवीजन किया जाता है। अगर यस की वैल्यू 15 से अधिक है तो ये क्विक कैटेगरी में आता है और उन अदर कंडीशंस में नॉर्मल, लेस सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव वाली कंडीशन रहती है। चूँकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। एक टर्म और आता है कि थिक्सोट्रॉपी क्या होता है। थिक्सोट्रॉपी एक सॉइल मास की एक प्रॉपर्टी है। उसके अकॉर्डिंग अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाए सॉइल मास को तो एक पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ लॉस ड्यू टू रिमोल्डिंग एट अनअल्टर्ड मॉइस्चर कंटेंट, एक हिस्सा उसका लॉस हो जाता है। अब बात करते हैं आगे। एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी ऑफ क्ले होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज बाई वेट फाइनर देन 2 म्यू, परसेंटेज बाई वेट फाइनर देन 2 म्यू। अगर ए की वैल्यू 0.75 से कम है तो ऐसी सॉइल इनएक्टिव जोन में आएगी। अगर ए की वैल्यू 0.75 से 1.25 में है तो नॉर्मल जोन में आएगी। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 है तो एक्टिव जोन में आएगी। प्रश्न इस पे कई तरीके से बन सकते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ना दे के लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट दे दें तो आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। परसेंटेज बाई वेट फाइनर देन 2 म्यू दे दें। डिवीजन करके आपसे एक्टिविटी ना पूछ के सॉइल की क्वालिटी पूछ सकते हैं कि इनएक्टिव स्टेज में रहेगी कि नॉर्मल स्टेज में रहेगी कि एक्टिव स्टेज में रहेगी। तो ये डाटा अगर आपको पता होगा और वो फार्मूला पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब बात आती है वेल ग्रेडेड ग्रेवल और वेल ग्रेडेड सैंड को बहुत पूछा जाता है। CU की वैल्यू अगर 4 से ज़्यादा है, CU की वैल्यू अगर 4 से ज़्यादा है और CC की वैल्यू 1 और 3 के बीच है तो ऐसी कंडीशन में वेल ग्रेडेड ग्रेवल होता है।
और वहीं अगर सी यू की वैल्यू 6 से ज़्यादा है तो ये वेल ग्रेडेड सैंड की कंडीशन में आता है। और सी सी की वैल्यू 1 और 3 से 1 और 3 के बीच है, 1 और 3 के बीच है। सी सी की वैल्यू 1 और 3 के बीच है, ये चेंज नहीं होती है। और सी यू की वैल्यू 4 से ज़्यादा और सी यू की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वेल ग्रेडेड सैंड होता है। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ ए लाइन यूज होता है, जहाँ पर हम सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनेज करते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, सी आई होगी, सी एच होगी, इन चीज़ों का जहाँ डिस्कशन होता है वहाँ पे ऐसी बात होती है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन आई पी इज इक्वल टू 0.73, डब्ल्यू एल लिक्विड लिमिट है -20। अगर ये वैल्यू प्लास्टिसिटी इंडेक्स से कम आती है तो जो ए लाइन होती है उसके नीचे लाई करेगा। अगर आई पी की वैल्यू, ध्यान से सुनिए, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको दिया है उसकी वैल्यू अगर ए लाइन से ऊपर है तो लाइन के ऊपर लाइन लाई करेगी, अगर उसकी वैल्यू इससे कम है तो नीचे लाई करेगी। इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी है, सीपेज वेलोसिटी, आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी दे देते हैं और पोरोसिटी दे देते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सीपेज वेलोसिटी क्या है, तो ऐसी कंडीशन में डिस्चार्ज वेलोसिटी में पोरोसिटी का डिवीजन करने पे सीपेज वेलोसिटी आता है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। ये भी क्या होता है, ये परमिलिटी में पोरोसिटी का डिवीजन करने पर कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन मिलता है। दो टेस्ट होते हैं, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट और फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट। कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट जो होता है ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, और ये एक लेबोरेटरी मेथड है। इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है K इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए एच। ये परमिबिलिटी टेस्ट है एक तरीके से क्या उसका नाम ही है कांस्टेंट हेड, तो यहाँ पे कैलकुलेट भी क्या होगा, परमिबिलिटी ही कैलकुलेट होगा। अगर फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट की बात करें, इसी को वेरिएबल हेड परमिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पर K के लिए फार्मूला आता है 2.303 AL अपॉन AT, लॉग बेस में 10 है H1 अपॉन H2। H1 और H2 डिफरेंट टाइम कंडीशंस पे लेवल ऑफ अप स्ट्रीम एज है, एक T बराबर 0 पर है, एक T बराबर T पर है। जो फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट होता है ये यूजफुल होता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, जिसमें ऑप्शन रिमाइंड करने से ज़्यादा उस चीज़ को समझना आसान रहता है, उनमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए और फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है। फॉलिंग का एफ से आप फाइन याद रख सकते हैं अगर आपको रिमेम्बरेंस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है। हो सकता है स्क्रीन में ना आ रहा हो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कोजनी कारमान इक्वेशन। ये परमिबिलिटी की डिपेंडेंसी दिखाता है डिफरेंट चीज़ों पे, स्पेशली वाइड रेशियो और इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सॉइल। जो फार्मूला होता है इसका ये होता है गामा डब्लू। गामा डब्लू का मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन म्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर कह सकते हैं, इनटू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू D10 का स्क्वायर, जो D10 है ये इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सॉइल है, जो D10 से डिफेक्टिव साइज बोल देते हैं, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सॉइल बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो कोजी कारमान इक्वेशन है उसके तहत ई पे डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है। करेंगे क्या, आपको दो डिफरेंट कैटेगरी, दो डिफरेंट सिचुएशन दे देंगे, ई की एक जगह वैल्यू दे देंगे और आपसे वैल्यू पूछ देंगे परमिबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, ई चेंज हो रही तो परमिबिलिटी कितनी चेंज होगी। इस तरीके से पूछ सकते हैं, गामा डब्लू में पूछ सकते हैं, D10 में फंसा सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी में फंसा सकते हैं। और इसी जगह परमिबिलिटी से संबंधित एक इक्वेशन है एलन हेजन इक्वेशन। वो क्या होती है, वो इक्वेशन होती है आपकी एलन हेजन जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो इक्वेशन होती है आपकी K बराबर C इंटू D10 का होल स्क्वायर, C इंटू D10 का होल स्क्वायर। जो C होता है यहाँ पे वो 100 से 150 तक वेरी करता है, 100 से 150 तक वेरी करता है, कांस्टेंट होता है ये 100 से 150 तक। अब बात आती है
कि अगर परमेबिलिटी आपको निकालनी है और फ्लो जो है वो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन है और कई लेयर्स में परमेबिलिटी दी गई है, उनकी विड्थ दी गई है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, तो वो जो परमेबिलिटी है लेयर्स की अलग अलग ऐसे बने हैं, उनमें K1 K2 उनकी परमेबिलिटी है, विड्थ उनकी H1 H2 या मोटाई H1 H2 H3। ऐसे केस में अगर फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट या एवरेज परमेबिलिटी KH का फार्मूला होता है K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 बटे H1 प्लस H2 प्लस H3। इसी तरह अगर परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन है तो KV या K वर्टिकल का फार्मूला होता है H1 प्लस H2 प्लस H3 अपॉन H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2 प्लस H3 अपॉन K3। यहीं पे एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जिसको K नॉट बोलते हैं। उसकी वैल्यू होती है K इंटू म्यू अपॉन गामा डब्लू, K इंटू म्यू अपॉन गामा डब्लू। तो ये फार्मूला याद रखिए, कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। फिर बात आती है स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन की। स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन बराबर पोरोसिटी। डायरेक्टली फार्मूला आपसे पूछ दिया जाएगा, 4 ऑप्शन देंगे, पोरोसिटी इधर कर देंगे, पोरोसिटी उधर कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन स्पेसिफिक यील्ड के प्रति आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है? स्पेसिफिक फील्ड किसी भी अनकन्फाइंड एक्वीफर की होती है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लो अंडर सैचुरेटेड कंडीशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर। वही बात अगर स्पेसिफिक रिटेंशन की जाए तो वो होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। वहां पे क्या था? वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लो अंडर सैचुरेशन कंडीशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट। और यहां पर क्या है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी इफेक्ट। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, टू द वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर इसमें भी हो जाएगा। तो यील्ड और रिटेंशन की हमने डेफिनेशन आपको बता दी। मान लो पूछ दे स्पेसिफिक यील्ड ऑफ एन कन्फाइंड एक्वीफर इज डिफाइंड एज, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया। कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो होती है वो T बराबर KH आती है, जहाँ पे K कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है और H जो है वो थिकनेस है। तो इस फार्मूले को याद रखिए। इसी सब क्वेश्चंस पे बेस्ड जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत इजी होगा उन क्वेश्चंस को समझना, उनके प्रति पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना, रेदर देन इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन बी है, गुप्ता एंड गुप्ता के इस नंबर पेज पे हमने ये क्वेश्चन रट रखा है, यही आएगा। उस सोच से सिलेक्शन नहीं होता, इंटरव्यू तक आप पहुँच सकते हैं। आपकी रिमेम्बरेंस पावर अच्छी है, आपका टाइमिंग ऑफ सेटिंग जोन अच्छा है, इन सब के द्वारा आप फाइनल सिलेक्शन पा जाएँ, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द रियल की टू द सक्सेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगला है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। बहुत पूछा जाता है, इसको OCR भी लिख देते हैं, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में OCR भी लिख देते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो होता है वो होता है मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट, पहले जो मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस रही है अपॉन एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस। इसकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, OCR की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगी, अगर 1 से कम है तो अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल होगी। OCR अगर 1 है तो वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होगी। इसके बाद बात आती है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी भी पूछा जाता है। इसको यम सफिक्स में V से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है AV अपॉन 1 प्लस E नॉट, AV अपॉन 1 प्लस E नॉट। AV क्या? AV अपॉन 1 प्लस E नॉट। E नॉट क्या है? इनिशियल वाइड रेशियो। E नॉट क्या है? इनिशियल वाइड रेशियो। AV क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। AV क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है डेल्टा E, वाइड रेशियो में जो चेंज हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ड्यू टू द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ध्यान से समझ लीजिएगा, AV है जो वाइड रेशियो में चेंज है अपॉन जो इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज है। इसका जो ग्राफ भी बनता है वो इस तरीके से बनता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेस इफेक्टिव रहती है और वर्टिकल में E रहता है। तो आप यहाँ पे समझ गए। अब बात आती है टाइम फैक्टर की। टाइम फैक्टर निकालने में कई फार्मूलों का यूज होता है। टाइम फैक्टर निकालने में जो पहला फेमस फार्मूला है वो है TV इज इक्वल टू CVT अपॉन D स्क्वायर, CVT अपॉन D स्क्वायर। हमने यहाँ पर D इंटू डी लिख दिया है सहूलियत के लिए, ताकि आप भूले ना। TV बराबर CVT अपॉन D स्क्वायर। अच्छा, अगर ये टू वे ड्रेनेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ आप H/2 रखेंगे, जहाँ H डेप्थ ऑफ सॉइल सैंपल। अगर वन वे ड्रेनेज आता है तो D बराबर H रखेंगे।
अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दिया है परसेंटेज ऑफ यू के केस में, तब जो टाइम फैक्टर होता है वो अगर यू की वैल्यू 60% से कम है तो पाई बाई फोर अपॉन यू स्क्वायर होगा, पाई/4 अपॉन यू स्क्वायर फार्मूला होगा। और दूसरे केस में फार्मूला होता है 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस यू का जो परसेंटेज दिया है, अगर यू की वैल्यू 60% से ज़्यादा है, अगर यू की वैल्यू 60% से ज़्यादा है तो 1.781 माइनस 0.933 log बेस में 10 100 माइनस यू %। अब बात आती है क्विक सैंड कंडीशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक सैंड कंडीशन कब होती है? इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो, उस कंडीशन में क्विक सैंड कंडीशन होती है। इसके अलावा क्विक सैंड कंडीशन सीपेज प्रेशर की वैल्यू सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बराबर हो जानी चाहिए, सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बराबर हो जानी चाहिए। तो होगा क्या? होगा ये कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सॉइल मास के ऊपर लिफ्ट करेंगे और हमें फूला हुआ सा नजर आएगा। इसीलिए इसी को कहते हैं बॉइलिंग ऑफ सैंड, बॉइलिंग ऑफ सैंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो आपकी सॉइल मैकेनिक्स के प्रति फीलिंग बदल जाएगी, आपको लगेगा कि अब हमें चीज़ें पकड़ में आ रही हैं। और जब तक कम से कम एक टॉपिक पूरा कंप्लीट ना करें तब तक आपको कॉन्फिडेंस फिर आएगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियरर है और आपकी तैयारी कम से कम एक सब्जेक्ट को पकड़ के होनी चाहिए। दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट आप बहुत कायदे से रिवाइज करिए, क्योंकि वहाँ पे एक दिन में आपको 14 से 15 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं, साथ में जीएस और हिंदी भी लगी रहती है। तो वहाँ पे हम पढ़ के क्या आएँ कहीं ज़्यादा मैटर करता है, हम प्रैक्टिस किस हिसाब से करके आएँ। क्विक सैंड कंडीशन में जो आई की वैल्यू होती है, क्विक सैंड कंडीशन में आई की जो वैल्यू होती है वो आईसी से ज़्यादा होती है, आई की जो वैल्यू होती है वो आईसी से ज़्यादा होती है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर इसको एवॉइड करना है, आई की जो वैल्यू होगी वो आईसी से, आई की वैल्यू जो होगी वो आईसी से ज़्यादा होगी। ये क्विक सैंड अगर एवॉइड करना है तो आई की वैल्यू आईसी से कम कर दीजिए। इसी तरह फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 से कम होगा क्विक सैंड कंडीशन में। अगर एवॉइड करना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 से बढ़ा दीजिए। सीपेज डिस्चार्ज की बात करें तो इसका फार्मूला होता है Q बराबर KH NF अपॉन ND। ये NF सफिक्स में है, ND यहाँ है। इसको सेफ फैक्टर भी बोलते हैं। डायरेक्टली आपको सेफ फैक्टर दे दे तो आपको NF अपॉन ND की वैल्यू दे दी है, K इंटू H की वैल्यू रख के आप सीपेज डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। NF जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ फ्लो लाइंस होती हैं, उनमें से -1 कर दिया जाता है तो वो NF यानी नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स आ जाएंगे। इसी तरह नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल चैनल निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन से -1 कर दीजिए। फ्लो नेट से संबंधित अगर कुछ पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, कॉन्सेप्चुअली है कि फ्लो नेट तभी चेंज होगा अगर इसकी बाउंड्री कंडीशंस को चेंज किया जाए। फ्लो नेट तभी चेंज होगा अगर बाउंड्री कंडीशंस को चेंज किया जाए। अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल्स को आप इंटरचेंज करेंगे तो फ्लो नेट सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लो बाउंड्री मैटर्स। अब बात करते हैं फ्रेटिक लाइन की। ये बहुत बार कॉन्सेप्चुअली पूछा गया है। टॉप फ्लो लाइन होती है जैसे इस तरीके से, जब आप इक्विपोटेंशियल और फ्लो लाइंस, फ्लो चैनल देखते हैं तो उसमें जो ये टॉप फ्लो लाइन होती है यही फ्रेटिक लाइन है, यही फ्रेटिक लाइन है विच फॉलोज पाथ ऑफ बेस पैराबोला। इसे स्ट्रीम लाइन भी बोलते हैं। इस प्रेशर जो इस लाइन के ऊपर होता है वो एटमॉस्फेरिक होता है और नॉर्मली 0 कंसीडर किया जाता है, और जो इसके नीचे प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक होता है। इसके नीचे जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक होता है। तो आई होप फ्रेटिक लाइन आपके क्लियर है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट लाइन है जीरो एयर वाइड लाइन। जीरो एयर वाइड लाइन ये लाइन होती है जो ज्वाइन करती है ऐसे पॉइंट्स को जिनके ड्राई यूनिट वेट्स करस्पॉन्ड करते हैं 100% सेचुरेशन को डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट कंडीशन में। इसी को सेचुरेशन लाइन भी बोलते हैं, इसी को सेचुरेशन लाइन भी बोलते हैं। लेट्स मूव फर्दर। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 शॉट में होंगे, क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपको मतलब लग रहा है, बोरियत फील तो नहीं होनी चाहिए, अगर लग रहा है तो आप गैप लेके 2 पार्ट में देख सकते हैं। अब बात करते हैं, हाँ, जीरो एयर लाइट को सेचुरेशन लाइन भी बोलते हैं। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल की बात करें तो ये क्या करता है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल? ये एयर वाइड्स का वॉल्यूम घटा देता है जिसकी वजह से इसकी ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है।
इंडियन स्टैंडर्ड लाइट हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट पूछे जाते हैं, जबकि दो टेस्ट और हैं, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। चूंकि एग्जाम में ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर लेते हैं। अगर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट की बात करिए तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड रहता है वो 1000 सीसी रहता है, जिसको हमने मेंशन नहीं किया, बहुत सिंपल है, लोगों को पता ही होता है। जो हाइट ऑफ फ्री फॉल है, जितनी ऊंचाई से हैमर गिराया जाता है, वो 310 रहता है लाइट के केस में, और हैवी के केस में 450 mm रहता है। जबकि वेट ऑफ हैमर लाइट के केस में 2.6 kg रहता है और हैवी के केस में 4.9 kg रहता है। नंबर ऑफ लेयर्स की बात करें तो लाइट के केस में 3 रहती हैं और हैवी के केस में 5 रहती हैं, और ब्लो पर लेयर अगर दिए जाए तो दोनों केसों में 25 दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैच द कॉलम में डिफरेंट टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसके बाद बात आती है बूजनिक्स थ्योरी की, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्टिकल स्ट्रेस किसी पॉइंट पे निकालने के लिए काम आता है। इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा जेड इज इक्वल टू के बी इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। इससे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपकी वर्टिकल स्ट्रेस निकालते हैं उसकी प्रोपोर्शनलिटी कैसी होती है, क्यू के साथ क्या होती है, जेड के साथ क्या होती है। के बी यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है। जो के बी की वैल्यू होती है वो फार्मूला के तौर पे अगर देखा जाए तो वो होती है 3/2 पाई ब्रैकेट में 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2, ये चीज़ होती है। अगर यहाँ पे r बराबर z आप रख दें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, 3/2 पाई बचेगा, और उस 3/2 पाई की वैल्यू के बी मैक्स के रूप में लिखी जा सकती है। अगर आपसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट इन केस ऑफ बूजनिक्स थ्योरी विल बी इक्वल टू, तो ये होगी 0.4775। इसलिए नॉर्मली फार्मूला लिख दिया जाता है सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0.4775 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर इन केस r इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब बात आती है वेस्टरगार्ड्स थ्योरी की। अब बात आती है, इसका यूज होगा, जो फार्मूला मैंने बताया है ये डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब बात आती है वेस्टरगार्ड्स थ्योरी। देखिए इस पेज में क्वेश्चन आ गए हैं, यानी कि यहाँ से हमने थ्योरी को ब्रेक दिया है। अल्दो इसके अलावा भी थ्योरी है, तो कोशिश करेंगे जब एक सारे चैप्टर हो जाएंगे, सॉइल के बाद हम फ्लड पढ़ाएंगे, फ्लड के बाद इन्वायरमेंट आपकी कराएंगे, तो उसके बाद जब सेकेंड राउंड लगेगा अराउंड 5 अप्रैल के आसपास, तो फिर हम बचे हुए चीज़ों को भी कंप्लीट करा देंगे। वेस्टरगार्ड्स थ्योरी में क्या होता है, पहली बात तो ये वो जो बूजनिक्स थ्योरी थी वो अप्लीकेबल होती है आइसोट्रॉपिक केस में, सिर्फ आइसोट्रॉपिक। और वेस्टरगार्ड्स थ्योरी जो अप्लीकेबल होती है वो नॉन आइसोट्रॉपिक, स्ट्रेटिफाइड, लेयर्ड, ओवर कंसोलिडेटेड, ये सभी नाम हैं, सिनोनिम टाइप में है। अंडरस्टैंडिंग सबकी एक ही निकलेगी अर्थ की, वही स्ट्रेटिफाइड है, वही लेयर्ड है। लेकिन ये मैंने क्यों ऑब्लिक करके लिखा है इसके पीछे, क्योंकि 5 बार ऐसा पूछा गया है कि वेस्टरगार्ड थ्योरी इज अप्लीकेबल फॉर, और ऑप्शन में उन्होंने स्ट्रेटिफाइड ही दिया है, बाकी सब इधर उधर दिया है, आइसोट्रॉपिक और अदर वर्ड्स दिए हैं, और कहीं लेयर्ड सिर्फ दिया है, स्ट्रेटिफाइड नहीं दिया है। तो अगर लेयर्ड लिखा है तो भी आपको वेस्टरगार्ड थ्योरी लगानी है, अगर स्ट्रेटिफाइड दिया तो भी वेस्टरगार्ड थ्योरी अप्लीकेबल है, ओवर कंसोलिडेटेड है तो भी अप्लीकेबल है, नॉन आइसोट्रॉपिक है तो भी अप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे सिग्मा जेड की जो वैल्यू होती है वो के डब्ल्यू इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर होती है। पहली बात, फार्मूले का टाइप वही रहता है, बस वैल्यू जो के डब्ल्यू की होती है वो डिफरेंट हो जाती है, वो 3/2 पाई की जगह हो जाती है 1 पाई, और 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर तो रहता है, 2 आगे लग जाता है, आर बाई जेड का होल स्क्वायर, और जो पावर में 5/2 थी वो पावर 3/2 हो जाती। इतना डिफरेंस वेस्टरगार्ड थ्योरी में रहता है। और यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें के डब्ल्यू की, तो आर बराबर आप जेड रख दीजिए, तो जो के डब्ल्यू मैक्स आता है, के डब्ल्यू मैक्सिमम जो आएगा वैल्यू वो होगी 0.313183, वहाँ पे आता था 0.4775। चलिए, वेस्टरगार्ड थ्योरी के बाद न्यूमार्क चार्ट मेथड की बात करते हैं। ये अप्लीकेबल लेयर्ड सॉइल मास के लिए नहीं होता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया तो हमने यहाँ हाईलाइट कर दिया। इसके केस में इन्फ्लुएंस फैक्टर की बात होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/m क्रॉस n। यम क्या होता है, नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है, और n जो होता है वो नंबर ऑफ रेडियल लाइंस होता है। तो इस पे डायरेक्टली वेम और n की वैल्यू देके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, और बहुत पूछा जाता रहा। अब बात आती है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, वेरियस कम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, गेट, ईएस, और बहुत महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग कर देंगे आपको। इफ सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल सो। अगर सॉइल को सुखाया जाए इसकी श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड जाके तो क्या होगा। देखिए, श्रिंकेज लिमिट की कंडीशन होती है 100% सेचुरेशन,
यानी पानी रहेगा उसमें, एयर भी रहेगी, पूरी तरह से सेचुरेटेड है। अब अगर इसको सुखाओगे बियॉन्ड सिंकेज लिमिट तो पानी सूखेगा। टेक्निकली सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्वेश्चन गेट का है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नो वॉल्यूम चेंज। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली द श्रिंकेज लिमिट, प्रैक्टिकली व्हाट इट हैपेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट। इट्स वॉल्यूम विल नॉट चेंज, एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल चेंज एंड दैट विल नॉट अफेक्ट द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। तो नो वॉल्यूम चेंज होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a given cohesionless soil has Emax 0.85, Emin 0.50. In the field, soil is compacted to a mass density of 1800 kg per meter cube at a water content of 8%. Take the mass density of water as 1000 kg per meter cube and G की वैल्यू 2.7 है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल पूछी। हमने ये फार्मूला पिक्चर में नहीं दिखाया, लेकिन जो भी लोग थोड़ी बहुत भी सिविल इंजीनियरिंग जानते हैं ये फार्मूला सबको पता होता है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो ये होता है Emax माइनस E अपॉन Emax माइनस Emin। ये आप सबको पता है। अब इस फार्मूले में Emax और Emin दिया है, समस्या आ गई कि हमको E नहीं पता। अगर हम E निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ हमको वैल्यू E की निकालनी है। अब समझिए E निकालेंगे कैसे। जो डाटा हमें दिया है उसमें मास डेंसिटी दी है, वाटर कंटेंट दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, G की वैल्यू दी है। तो कोशिश करिए कि कौन सा फार्मूला आपको याद आता है। तो एक फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, गामा इज इक्वल टू G प्लस SC यूनिट वेट ऑफ सॉइल के लिए इंटू गामा W बटे 1+E। अगर SC बराबर WG यहाँ पे रख दें तो G कॉमन आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, गामा इज इक्वल टू G ब्रैकेट में 1+W इंटू गामा W बटे 1+E। अब देखिए G आपको दिया है, गामा W आपको दिया है। ये जो गामा है ये वही है कॉम्पैक्टेड टू मास डेंसिटी, सॉइल की मास डेंसिटी 1800 है। यहाँ 1800 रख दो, यहाँ 1000 रख दो, G की वैल्यू 2.7 रख दो, W की वैल्यू 8% है तो 8/100 यानी 0.08 रख दो। तो यहाँ से 1+E की वैल्यू आ जाएगी, तो E की वैल्यू आ जाएगी। जब E की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आप इस फार्मूले में रख दीजिए Emax माइनस E अपॉन Emax माइनस Emin एंड यू विल फाइंड द आंसर एज 65.71। अब अगर ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आता है तो यू कैन ईजिली राइट डाउन 65.71। अगर आपने इसको लगाया है और अगर आपने ऐसे रट रखा है तो आपको लगेगा नहीं 62.87 होगा, नहीं 60.02, इस तरीके की कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए आपको, ये आई विल सजेस्ट यू। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, द क्ले मिनरल हुज स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पोटेशियम बॉन्ड इज। देखिए क्ले मिनरल पोटेशियम बॉन्ड से इलाइट के केस में होता है। क्ले मिनरल पोटेशियम बॉन्ड में इलाइट के केस में होता है। अगर वाटर बॉन्ड की बात करें तो मोनोमोर्लाइट होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो कैलोनाइट होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है और ये वाटर बॉन्ड से रिलेटेड। तो ये तीनों बॉन्ड याद रखिए, पोटेशियम बॉन्ड, इलाइट, कैलोनाइट, हाइड्रोजन बॉन्ड, मोनोमोर्लाइट, वाटर बॉन्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी प्लास्टिक इन द वाटर कंटेंट रेंज ऑफ 26 to 48%। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल इज क्लासिफाइड। इसका मतलब ये है कि 26 आपकी क्या है, 26 आपकी क्या है प्लास्टिक लिमिट, 48 आपकी लिक्विड लिमिट है। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करेंगे तो IP की वैल्यू आपकी आएगी 22। इसके बाद अगर आप IP बराबर 0.73 WL लिक्विड लिमिट माइनस 20 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल लेस देन IP। और इस कंडीशन का मतलब है जो IP आपने निकाली है उससे कम आएगी। इसका मतलब जो A लाइन आप ड्रा करते हैं इस तरीके से वो यहाँ पर वैल्यू आएगी। ये 35 से 50 होता है, 48 आपको दे रखा है लिक्विड लिमिट, तो 35 से 50 में लाई करेगी। पहले तो ये हो गया, ऊपर CI होता है, नीचे ML होता है। चूंकि वैल्यू IP की बड़ी आए, ये ऑलरेडी 22 जो है वो उससे बड़ा आएगा, तो ये यहाँ लाई करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन CI आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा दैट विल कम आउट टू बी CI। और आई होप ये तो आपको पता ही होगा, फिर से हम बता दे रहे हैं, जो 26 और 48 का डिफरेंस है वो 22 है, दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू 0.73 48 माइनस 20। आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। 28 में लगभग 7 का गुणा होगा, तो गुणा करिए, 7 × 8 = 56, 7 दूनी 14, 5 19, 19.6, 20 दशमलव समथिंग आ जाएगी, लेकिन 22 से कम आएगी। इन दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी CI।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर इन सॉइल? वाटर इज अंडर टेंशन इन कैपिलरी जोन, करेक्ट है। वाटर प्रेशर इज नेगेटिव इन कैपिलरी जोन, दैट इज आल्सो करेक्ट। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेज ड्यू टू कैपिलरी जोन, बिल्कुल सही है। कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल। देखिए कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल में कैपिलरी प्रेशर को समझेंगे कैसे। कोर्स ग्रेन सॉइल में जो वाइड्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि फाइन ग्रेन सॉइल में जो वाइड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक। ड्यू टू स्मॉल वाइड्स जो कैपिलरी राइज होता है वो ज़्यादा हो जाता है फाइन ग्रेन सॉइल में, और ज़्यादा होने की वजह से आप खुद ही सोचिए, एरिया कम रहेगा तो हाइट ज़्यादा पकड़ेगा, और हाइट ज़्यादा पकड़ेगा तो प्रेशर रोज ही एच होता है, ऐसे केस में प्रेशर बढ़ जाएगा फाइन ग्रेन सॉइल में। तो जो कैपिलरी प्रेशर दिया है मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल, ये टेक्निकली नहीं, एग्जैक्टली टेक्निकली हर तरीके से गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इट्स ऑल्सो ए गेट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड, एंड बहुत से लोग इसको कर नहीं पाएंगे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है एक मेजोनरी डैम है, वो परवियस जगह पे परवेस स्ट्रेटा लिखना चाहिए, ऑन परवेस स्ट्रेटा, हैविंग पोरोसिटी इक्वल टू 45%, एन की वैल्यू 0.45 है। आगे एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड जी की वैल्यू 2.65 है, वेरी गुड। फॉर ए डिजायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, द मैक्सिमम पॉसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट पूछिए। देखो IC बराबर G-1/1 + E होता है, एन से आप ई निकाल के वैल्यू रख दीजिए, IC की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपसे पूछ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, तो बताइए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली होता है IC/Imax। IC निकल आई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, IC में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवीजन कर दो, Imax आ जाएगा। सिंपल दो फार्मूले लगने हैं, Imax की वैल्यू 0.302 आएगी। ये आपको करना है, यहाँ पर इतने छोटे से स्पेस में वैल्यू रख के सॉल्व करना। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, फिर आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ देख रहे हैं। Along with the question you can easily do that and you will find the value 0.302. I have told two formulas, IC is equal to G-1/1 + E. If n is given then E can be calculated, n की वैल्यू E/1 + E से you can calculate E, okay, and you have to put that value, and after that apply the formula factor of safety is equal to IC/Imax, and Imax will be IC/factor of safety. So the answer will come out to be 0.302. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन से रिलेटेड है जो मैंने अभी चर्चा की थी। क्विक सैंड कंडीशन अकर्स, कब अकर करती है? वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल बिकम्स 1, नहीं। अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सॉइल बिकम्स 0, ऐसा कुछ नहीं है। अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सॉइल बिकम्स इक्वल टू सैचुरेटेड, नहीं, सबमर्ज्ड, और लास्ट पार्ट में यही लिखा है, अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सॉइल बिकम्स इक्वल टू सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ये समझने वाली बात है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। Which one of the following statement is not correct when the water content of not correct पूछा है। When the water content of soil lies between its liquid limit and plastic limit, the soil is said to be in plastic state. Bujnik's theory is used for the analysis of stratified soil. Stratified soil के लिए Bujnik's नहीं यूज होती है, ये तो करेक्ट है। Bujnik's theory जो यूज होती है वो यूज होती है किसके लिए? आइसोट्रॉपिक के लिए। स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए यूज होती है वेस्टरगार्ड थ्योरी। जब हम बता रहे थे, हम कह रहे थे पूछा जाएगा, ये भी एक गेट का ही क्वेश्चन है। गेट के कई क्वेश्चन यूपीपीएससी एई और यूकेपीएससी एई में आते रहे हैं, इवन 20 to 30% क्वेश्चन गेट के ही होते हैं। तो बाकी क्वेश्चन इसमें, ऑप्शन इसमें सही होंगे, उनमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हमको करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट मिल गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं। द यूनिट वेट ऑफ सॉइल at 0 air weights depends on, unit weight of soil at 0 air weights depends on, 0 air weights की कंडीशन जब लगा देते हैं उसके बाद जो डिपेंडेंसी आती है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट और यूनिट वेट ऑफ वाटर पे आती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट और यूनिट वेट ऑफ वाटर पे आती है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको एक फार्मूला पता है, जी, अभी हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, गामा इज इक्वल टू G1 + W इंटू गामा W अपॉन 1 + E। तो ऐसी कंडीशन में जब 0 एयर वाइड है तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो गामा जो आ जाएगा G पे डिपेंड करेगा, W पे करेगा, और गामा W पे करेगा तो यूनिट वेट ऑफ वाटर पे करेगा, वाटर कंटेंट पे करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे करेगा। चूंकि 0 एयर वाइड्स की बात है तो E की वैल्यू 0 रख देंगे, तो वहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, यूनिट वेट ऑफ वाटर पे डिपेंडेंसी निकल आएगी। तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉम्पैक्शन टेस्ट एज द कॉम्पैक्टिव एफर्ट इज इंक्रीज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के साथ क्या होता है? तो इसमें एक इस तरीके का ग्राफ बनता है, आपने पढ़ा होगा, ये OMC होता है और इधर गामा डी रहता है। तो अगर कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाएंगे आप,
कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाएंगे आप तो क्या होगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट घट जाएगा। ये कॉम्पैक्टिव एफर्ट आपने बढ़ा दिया इतना और ये चीज़ इधर को मूव कर गई, तो ये डिक्रीजेज होता है। बेशक हम मानते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स इतने क्वेश्चन से कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन इससे आपका सॉइल मैकेनिक्स के प्रति नज़रिया और चीज़ों को कंप्लीट करने का नज़रिया अच्छा हुआ होगा, और हो सकता है आप इसी तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करें। मिनिमम समय में मैक्सिमम हम आपको क्या दे सकते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे वीडियो डालें। आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नज़रिया बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और नेक्स्ट लेक्चर में आप कौन से टॉपिक से वीडियो चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।